Hello students, in the previous video we have discussed about what is friction and the type of friction. Now in this video we are going to study about the two important terms related to the friction. One is angle of friction and other is angle of repose. So let us start first with angle of friction. क्या होता है angle of friction? प्यारे बच्चों, suppose we have a surface, हमारे पास एक surface है and over the surface we have a body, हमारे पास एक body है। तो ये जो body है ये सबसे पहले surface पर force apply करेगा mg, ये surface को अपना एक क्या देगा, weight apply करेगा। इस वेट को बैलेंस करने के लिए सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक फोर्स देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। आर मींस रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है रिएक्शन? द फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन बॉडी टू बैलेंस इट्स वेट। और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हम एक वीडियो में ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये बॉडी अभी क्या है, रेस्ट में। अब हमने क्या किया, हम इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस बॉडी। ये हमने बॉडी पर क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और हम देखते हैं कि फोर्स लगने के बाद हमें नहीं मालूम ये फोर्स कितना है। आई डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स। इट मे बी 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फोर्स इतना है। हमने ये फोर्स अप्लाई किया और हम देखते हैं कि इस फोर्स के लगने के बाद भी इवन आफ्टर दिस फोर्स द बॉडी रिमेन इन रेस्ट। हमें ये मालूम है कि हमने फोर्स लगाया और बॉडी अभी भी रेस्ट में है। रीजन ये कि ये जो सरफेस है ये बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करता है, फ्रिक्शन अप्लाई करता है। और वो इस अप्लाइड फोर्स को क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आर बैलेंस करेगा mg को और फ्रिक्शन बैलेंस करेगा अप्लाइड फोर्स को एंड द बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट। क्या ये बात समझ में? अब मजेदार बात यह है कि ये चारों फोर्स क्या है, कोइनिशियल है। ये जो चारों फोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर कोइनिशियल। कैसे? देखिए, अगर मैं आपको कोइनिशियल का मीनिंग याद है, आपको बताया था कोइनिशियल क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट से चलते हैं। इस बॉडी का कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों क्या होता है, एक बॉडी के अंदर एक ऐसी लोकेशन होती है जहां बॉडी का पूरा मास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। वी विल डिस्कस दैट टॉपिक लेटर ऑन द कमिंग चैप्टर। लेकिन फिलहाल मान लीजिए ये है बॉडी का सेंटर ऑफ मास O, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, mg डाउनवर्ड, रिएक्शन अपवर्ड, और ये है अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज फ्रिक्शन। तो ये चारों फोर्स एक ही पॉइंट से क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं, जरा ध्यान देना, मैं इनमें से दो फोर्स लेता हूं, जरा ध्यान देना। एक तो मैंने लिया R और एक मैंने लिया F, ठीक है। मैं इन दोनों को थोड़ी देर के लिए क्या भूल जाता हूं, इन दोनों को भूल जाता हूं। क्लियर हो गया? एक तो मैं लेता हूं केवल R और एक मैं केवल कंसीडर करता हूं F। मैंने केवल ये दोनों फोर्स लिए हैं। ओके, अब आपको मालूम है कि अगर कोई दो फोर्स कोइनिशियल होते हैं, इफ द टू फोर्स आर कोइनिशियल, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है R डैश, आप बता सकते हैं R डैश क्या है? R डैश रिजल्टेंट फोर्स ऑफ R
रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मैंने क्या ले लिया, आर डैश, और ये आर डैश आर के साथ कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। इस थीटा को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस थीटा को ही हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देख लीजिए, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर डैश एंड दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जरा ध्यान देना, 1 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आप बोलेंगे इट इज द एंगल बिटवीन आर एंड आर डैश। बात समझ आ गई? अब आर का नाम क्या है, आर का नाम है रिएक्शन। आर का नाम क्या है, रिएक्शन ऑफ सरफेस या रिएक्शन बाय सरफेस। और आर डैश का नाम क्या है, रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन हो जाएगी नहीं हो जाएगी? देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन आर। ठीक है, अब ये आर क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन आर। अब आर का नाम बताइए क्या है, रिएक्शन बाय सरफेस, एंड आर डैश, और आर डैश क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ आर एंड एफ, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ आर एंड एफ। ठीक है, आर एंड एफ, रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। तो समझ लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द रिएक्शन बाय सरफेस एंड द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। अगर आपको इन दोनों के नाम क्लियर हैं, आर के और आर डैश के नाम क्लियर है, तो थीटा को तो आप बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो आर का नाम क्या है, रिएक्शन बाय सरफेस, और आर डैश क्या है, रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको क्लियर हो गया? चलिए अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला जरा हम देखेंगे, इसको हम समझते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। ओके प्यारे बच्चों, हमें मालूम है ये जो आर डैश है, दिस आर डैश, ये आर के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा। बात समझ में आ गई? तो जरा ध्यान देना, यहां ये क्या है, आर डैश। तो अगर मैं इधर देखिए, अगर मैं इस आर डैश को यहां देखना चाहूं, अगर मैं आर डैश को थीटा घुमा देता हूं, आर डैश को कितना घुमा देता हूं, थीटा, तो मुझे यहां क्या मिलेगा, आर डैश कोस थीटा मिलेगा। और यहां क्या मिलेगा मुझे, आर डैश साइन थीटा। देख लीजिए अच्छी तरह से, आपको मालूम है अगर किसी एंगल को थीटा घुमा देते हैं, अगर किसी भी वेक्टर को थीटा घुमा देते हैं, तो हमें वहां क्या मिलता है, उसका कॉस मिलता है, और कॉस के परपेंडिकुलर क्या मिलता है, साइन। तो मैंने आर डैश को, ये जो मेरा आर डैश था, इसको थीटा घुमाया, तो यहां मुझे क्या मिलेगा, आर डैश कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, आर डैश साइन थीटा। क्या ये बात समझ आ गई? तो जरा ध्यान देना, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, आर और आर कोस थीटा क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। बात समझ आ गई? और ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में। तो जरा ध्यान देना, वी हैव, समझिए हमने क्या किया, देखिए जो आर डैश को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लिया, ठीक है। तो ये जो आर कोस थीटा है, ये किसका काम करेगा, आर का काम करेगा, और आर डैश साइन थीटा किसका काम करेगा, फ्रिक्शन का काम करेगा। तो समझिए, आर डैश रिजॉल्व इनटू आर डैश कोस थीटा
एंड r डैश sin थीटा। क्लियर हो गई बात? तो आप मुझे बता सकते हैं r डैश cos थीटा की डायरेक्शन कहां है? ये डायरेक्शन है r डैश cos थीटा की, और r डैश sin थीटा किधर है? ये डायरेक्शन है r डैश sin थीटा की। तो r डैश cos थीटा किसका काम करेगा? r का, और r डैश sin थीटा किसका काम करेगा? f का। तो यानी r डैश cos थीटा किसको बैलेंस कर लेगा? mg को, और r डैश sin थीटा किसको बैलेंस कर लेगा? फ्रिक्शन को। क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। समझ लीजिए। तो समझिए, नंबर 1, ये जो r डैश cos थीटा है वो किसका काम करेगा? r का। r डैश cos थीटा एक्ट एज r। नंबर 2, r डैश sin थीटा एक्ट एज f। ये इसकी डायरेक्शन में, तो ये किसका काम करेगा? f का काम करेगा। ठीक है, r डैश cos थीटा r की डायरेक्शन में, तो ये इसका काम करेगा, दिस विल एक्ट लाइक दिस, और r डैश sin थीटा फ्रिक्शन की डायरेक्शन में, तो दिस विल एक्ट लाइक दिस। क्लियर हो गया? तो समझिए, r डैश cos थीटा इज इक्वल टू r और r डैश sin थीटा इज इक्वल टू f। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्लियर हो गया? ओके, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा? r डैश sin थीटा अपॉन r डैश cos थीटा इज इक्वल टू f अपॉन r, यानी r डैश कट जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू f अपॉन r, यानी tan थीटा इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों f का फॉर्मूला क्या होता है? f इज इक्वल टू म्यू r। आपने कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन से f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू r, नीचे r है, r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, जहां थीटा क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। यानी प्यारे बच्चों, अगर आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन मालूम है थीटा, तो आप क्या निकाल सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए कि डेरिवेशन कैसे हुआ इस फॉर्मूले का, और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद में होना चाहिए, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको क्या बताया, क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, जहां थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, चलिए okay student, now we have our NCERT example 5.7. let's see what we have. क्या हमसे कहा गया है? determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary. देखिए हमसे क्या बोला गया है? हमारे पास एक ट्रेन है, we have a train, moving train. ओके, तो ये हमारे पास एक मूविंग ट्रेन है, और इस ट्रेन के फ्लोर पर, ऑन द फ्लोर ऑफ दिस ट्रेन वी हैव अ बॉक्स। यहां एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है ना? दिस इज द फ्लोर, दिस इज द सरफेस फ्लोर ऑफ ट्रेन, ठीक है? मूविंग ट्रेन है। चलिए, तो ये जो ट्रेन जब चलेगा, मूविंग ट्रेन, तो डेफिनेट है इस ट्रेन पर क्या है? एक फोर्स होगा जो इस ट्रेन को क्या करेगा? चलाएगा। तो लेट
दिस फोर्स, ठीक है, ये वो फोर्स है जो इस ट्रेन को क्या देता है, मोशन देता है। तो ट्रेन के साथ बॉक्स भी है, तो जो फोर्स ट्रेन पर लग रहा है वही फोर्स किस पे लगेगा, बॉक्स पे लगेगा। ठीक, तो ट्रेन पर कहिए या बॉक्स पर कहिए, वी हैव अ फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है ये, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो मोशन देता है। ओके, अब इसके अपोजिट, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन। ये बातें अभी हमने डिस्कस करी थी। ओके, बॉक्स का वेट mg किधर वर्क करेगा, नीचे। बॉक्स फ्लोर पे ट्रेन के सरफेस पे क्या फोर्स लगाएगा, mg, और ट्रेन का सरफेस बॉक्स पर क्या फोर्स लगाएगा, r। तो ये चारों फोर्स क्लियर हो गए। नंबर 1, बॉक्स का फोर्स ट्रेन के फ्लोर पर mg। नंबर 2, ट्रेन के सरफेस का फोर्स बॉक्स पर, रिएक्शन r। वो फोर्स जो ट्रेन को चला रहा है F, लेकिन बॉक्स अभी भी क्या है, रेस्ट पे, यानी सरफेस और बॉक्स के बीच लगने वाला फ्रिक्शन। ट्रेन चल रही है लेकिन बॉक्स अभी भी फ्लोर पर क्या है, रेस्ट पर है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव, सॉल्व करते हैं इसको। लेट मेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंडीशन। वी हैव, तो प्यारे बच्चों, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में r is equal to mg, इक्वेशन नंबर 1। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन के। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अप्लाइड फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ma। फ्रिक्शन क्या होता है, जल्दी बताइए, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू ma, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर। ये हमने कल टॉपिक किया था लॉ ऑफ फ्रिक्शन, तो वहां हमने ये ड्राइव किया था। ओके, इक्वेशन 1 से r की वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू r की जगह क्या आ जाएगा, mg बाय इक्वेशन 1। ओके, तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू म्यू जी। a इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.15, और g को हम अपनी सुविधा के लिए 10 ले लेते हैं। तो यहां से a कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल, वेरी इजी। केवल आपको अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, हाउ द फोर्सेस विल बैलेंस टू ईच अदर। ओके, चलिए। Okay students, now we move on the next topic, which is angle of repose. क्या होता है angle of repose? Suppose we have a horizontal surface and on that horizontal surface we have a body. ठीक है, हमारे पास एक horizontal surface है और उस horizontal surface के ऊपर we have a body. अब हम इस surface को incline करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम इस सरफेस को थोड़ा सा इंक्लाइन किया तो वी सी कि बॉडी डज नॉट मूव, और इंक्लाइन करते हैं बॉडी मूव नहीं करता है, और इंक्लाइन करते हैं बॉडी मूव नहीं करता है। यानी वो क्या है जिसने इस बॉडी को अभी भी रोके हुए है, दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी। लेकिन जैसे ही हम इसको इंक्लाइन करते रहते हैं, धीरे धीरे हम इसको क्या करते हैं, इंक्लाइन करते हैं, और एक खास एंगल पे ये बॉडी नीचे की ओर मूव करता है। इनिशियली इट डज नॉट मूव, लेकिन जैसे ही वो इंक्लिनेशन एंगल बढ़ता जाता है, एक एंगल ऐसा आता है जिसपे बॉडी क्या करती है, स्लाइड करना शुरू कर देती है। तो वो एंगल जिस पे बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो प्यारे बच्चों, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था जिसको हमने थीटा एंगल से या अल्फा एंगल से क्या कर दिया है, इंक्लाइन कर दिया है, और इस पर यहां ये बॉडी है ऑन दैट सरफेस। क्लियर हो गया? तो लेट मेक द फोर्सेस। सबसे पहले ये जो बॉडी है इसका जो वेट है mg,
वो किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। प्यारे बच्चों, बॉडी किसी भी कंडीशन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो वेट है वो हमेशा क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर हो गया? अब हमने क्या किया, यहां हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस। और प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकली अगर ये अल्फा है, दिस विल आल्सो गोइंग टू बी अल्फा। ये ज्योमेट्री से होगा। तो अगर मैं इस mg को अल्फा एंगल रोटेट कर देता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? mg cos alpha. What I will get? mg cos alpha. Is that clear? और इस mg cos alpha के परपेंडिकुलर मुझे मिलेगा mg sin alpha. क्या ये बात समझ में आ गई? तो वो कौन सा फोर्स था जो इस बॉडी को नीचे लेके आएगा? देखिए, मैं इसको सरफेस को क्या करूंगा? इंक्लाइन करूंगा। तो मुझे बताइए वो कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे लेके आया? वो है mg sin alpha। इसको क्या नीचे की ओर लेके आता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? इन अपोजिट डायरेक्शन वी गॉट फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के क्या लगता है? अपोजिट लगता है। फ्रिक्शन F। इज दैट क्लियर? और वर्टिकली हमें क्या मिलेगा? R यानी रिएक्शन, रिएक्शन बाय सरफेस ऑन बॉडी। तो दिस इज द वे हाउ द फोर्सेस विल वर्क व्हेन अ बॉडी स्लाइड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जब एक बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर मूव करता है तो दीज आर द फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन द बॉडी। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव। सबसे पहले ये जो अल्फा है, ये अल्फा कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? वो एंगल, ये कैसा एंगल है? इंक्लाइंड एंगल, ठीक है, जिससे किसी सरफेस को क्या किया गया है? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड एंगल ऑफ सरफेस। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? किसी भी सरफेस का वो इंक्लाइंड एंगल जिस पर बॉडी क्या स्लाइड करना शुरू कर दे, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा सरफेस है और ये इसके ऊपर एक बॉडी रखी है। मैंने इसको इंक्लाइन किया 1 डिग्री, बॉडी नहीं स्लाइड किया। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7, 8, 9, 10, बॉडी स्लाइड नहीं करता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 20, मान लीजिए 20 पे बॉडी क्या कर गया? स्लाइड कर जाता है, ठीक है। देखिए, मैंने बॉडी को इंक्लाइन किया 5, 10, 15, 20 और 20 पे बॉडी क्या कर गया? स्लाइड। तो जब 20 डिग्री है वो कहलाएगा इन दोनों के लिए एंगल ऑफ रिपोज। समझ में बात आ गई? तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? इट इज द inclined angle, it is the inclined angle of surface at which the body begin, at which the body slide over the inclined surface। वो inclined angle जिस पर बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे क्या स्लाइड करना शुरू कर दे, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। OX हॉरिजॉन्टल सरफेस, OY इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। OX क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड इंक्लाइंड सरफेस एट विच द बॉडी बिगिन टू स्लाइड ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम देखते हैं किन फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस किया है। R किसको बैलेंस कर लेगा?
mg cos अल्फा को, और mg sin अल्फा किसको बैलेंस कर लेगा? फ्रिक्शन को। आप कहेंगे सर mg किधर गया? भाई mg तो ब्रेक हो गया ना, mg cos और mg sin में, अब mg तो खत्म हो गया क्योंकि mg क्या हो चुका है? रिजॉल्व हो चुका है sin और cos में। क्या ये बात समझ में आ गई? अब mg खत्म हो गया है क्योंकि अब mg दो हिस्सों में टूट चुका है, ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको बैलेंस करेगा। तो देखिए mg रिजॉल्व इनटू mg cos अल्फा एंड mg sin अल्फा। नंबर 1, mg cos अल्फा बैलेंस्ड बाय r और mg sin अल्फा बैलेंस बाय फ्रिक्शन। तो वी हैव, यानी mg cos अल्फा इज इक्वल टू r और mg sin अल्फा इज इक्वल टू f। ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा इज इक्वल टू f अपॉन r। mg से mg क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? म्यू r। अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए। r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो देख लीजिए, ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही ड्राइव हुआ है जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन का था, लेकिन फर्क है वहां थीटा था और यहां पर क्या है? अल्फा। थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और अल्फा एंगल ऑफ रिपोज। तो ये है फॉर्मूला एंगल ऑफ रिपोज का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में म्यू की वैल्यू मालूम है तो आप अल्फा निकाल लेंगे, और अल्फा की वैल्यू मालूम है तो आप म्यू निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? किसी भी सरफेस को इतना इंक्लाइन कर देना कि बॉडी क्या करना शुरू कर दे? स्लाइड करना शुरू कर दे। Okay students, now we have our NCERT example 5.8. Let's see. हमसे कहा गया है a mass of 4 kg rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined at angle 15 degree with horizontal. The mass just begin to slide. What is the coefficient of static friction between the block and surface? तो let's see what the condition we have. ये हमारे पास एक horizontal surface और इसको इंक्लाइंड कर दिया गया है कितना? 15 डिग्री, और ऐसा करने से इस पर जो मास है वो स्लाइड करना शुरू करता है। तो सबसे पहले इसका वेट mg, ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज आल्सो बिकम 15, यानी mg cos 15 डिग्री। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? mg sin 15 which will be balanced by the friction, and this mg cos 15 is balanced by the reaction. This thing we have already discussed. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो let make the solution. We have mg cos 15 को बैलेंस कर लेगा r, और mg sin 15 को बैलेंस कर लेगा फ्रिक्शन। ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल को बैलेंस करेगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा। तो इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, mg से mg कैंसिल आउट, तो sin 15 अपॉन cos 15 इज इक्वल टू f अपॉन r। तो दिस विल बी बिकम tan 15 इज इक्वल टू f की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू r, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी विल गेट tan 15 डिग्री इज इक्वल टू म्यू। और हमसे ये म्यू की वैल्यू क्या पूछी गई है? तो यानी म्यू इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। अब मान लीजिए अगर ये होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री,
बच्चों को जो स्टैंडर्ड वैल्यू याद होती है 10 30 10 45 1 10 60 10 90, ये बच्चों को याद होती है। लेकिन मान लीजिए 10 15 आ जाए तो नाउ हाउ विल वी सॉल्व दिस। तो इसकी छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये बताइए जब 15 है वो किसके बीच एग्जिस्ट करता है? 0 और 30 के बीच एग्जिस्ट करता है, हाफ है। तो देखिए इसका तरीका क्या है, समझ लीजिए प्यारे बच्चों। 10 15 जो है वो 10 0 डिग्री प्लस 10 30 के भाई 0 और 30 के बीच में तो एग्जिस्ट करता है। तो यानी 10 15 की जो वैल्यू होगी वो लगभग इसका क्या होगा, मीन होगा। ठीक है, तो 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/4 यानी 0.25। क्लियर हो गया? तो जो म्यू है वो नियरली इक्वल 0.25 होगा। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बता दिया है। अगर न्यूमेरिकल में 10 15 की वैल्यू ना मिले, अदरवाइज अगर ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, देखिए ये तो एक ट्रिक है। ठीक है, मान लीजिए कंपटीशन में कभी भी कंपटीशन में आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगे। मान लीजिए ये अगर आपके स्कूल के एग्जाम में आता है तो मान लीजिए मान लो मैं ये क्वेश्चन अगर दे दूंगा तो मैं तो चलो बता दूंगा भाई 10 15 की वैल्यू होती है 0.27, ये मैंने बता दिया। तो आंसर कितना आ जाएगा 10.27। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो वहां तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो तब ये छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ जाए तो आपने जो मीन निकाल के आंसर निकाला वो क्या है 0.25। अब आप देखिए कंपटीशन में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं तो सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए 0.25 किसके ज्यादा क्लोज है, 0.27 के, तो उसकी ट्रिक टिक कर देना। तो ये छोटा सा आपको बताया गया है तरीका। क्लियर हो गया? तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो नाउ टुडे वी हैव डिस्कस्ड 2 थिंग्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपल्स। ओके।